वेलकम स्टूडेंट। कृषि विज्ञान में हम लोग कल पहले पाठ से अध्ययन शुरू किया था और उसके अंदर हमने सस्य विज्ञान की परिभाषा, उसका अर्थ व उसकी उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन हमने किया। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा सस्य विज्ञान का महत्व क्या है और सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सस्य विज्ञान की आवश्यकता रहती है। चार हमने प्रमुख रूप से किताब में जो दिए गए क्षेत्र उनका अध्ययन किया। फसल उत्पादन में, आपके नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। आज हम आगे अध्ययन करेंगे मृदा उर्वरता। आज हमारा जो अध्ययन रहेगा वो किसके संबंध में रहेगा? मृदा उर्वरता। उर्वरता जो शब्द है वो हम कई बार सुनते हैं। मृदा उर्वरता का मतलब है कि उस मृदा की वह शक्ति, वह क्षमता जो पौधे की वृद्धि या फसल के पैदावार को क्या करती है? बढ़ाती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मृदा उर्वरता का यही मतलब है। अगर हम किताबी लैंग्वेज का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पादप की वृद्धि के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, पादप की वृद्धि के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, वे आवश्यक तत्व मृदा द्वारा उनके प्राप्य रूप और उनकी उपयुक्त जो क्षमता है, उस क्षमता में प्रदान करने की जो ताकत है वो क्या कहलाएगी? मृदा उर्वरता कहलाएगी। तो ध्यान से सुने, पादप के पौधे की उपयुक्त वृद्धि के लिए मृदा द्वारा आवश्यक तत्वों के प्राप्य रूप, उचित मात्रा और उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मृदा उर्वरता कहा जाता है। तो देखिए आप अपने नोटबुक में पादप वृद्धि के लिए मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों के प्राप्य रूप, उचित मात्रा व उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक जो पादप है उसकी वृद्धि के लिए उसे जो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं? मृदा द्वारा होते हैं। और वो मृदा उन आवश्यक पोषक तत्वों को किस रूप में प्रदान करती है? उचित मात्रा और उपयुक्त संतुलन में। संतुलन होना जरूरी है आवश्यक तत्वों का उचित मात्रा में। अगर जितनी मात्रा उसके लिए आवश्यक है उससे ज्यादा अगर उसे प्राप्त हो रहा है या उसे कम उसे प्राप्त हो रहा है, उस स्थिति में वो पादप जो है अपनी उचित वृद्धि नहीं कर पाता है। तो पादप वृद्धि के लिए मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों के प्राप्य रूप, उचित मात्रा वो उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता है वो मृदा उर्वरता कहलाती है। अब आगे देखें, आगे क्या कहता है कि उपजाऊ भूमि के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्वों का पादप को प्राप्त होना, जल और वायु का अनुपात, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, ये सभी भी मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। पादप की वृद्धि इससे बढ़ती है। लेकिन केवल मृदा का उपजाऊ होना ही आवश्यक नहीं है। केवल मृदा का उपजाऊ होना ही आवश्यक नहीं है पादप की वृद्धि के लिए या फसल उत्पादन के लिए। नहीं, मृदा की उपजाऊता के साथ साथ, मृदा की उर्वरता के साथ साथ अन्य कुछ दशाएं, भूमि की, जैसे भूमि की भौतिक दशा, उसका उपयुक्त होना भी जरूरी है। उसका भी पादप के अनुकूल होना जरूरी है। जैसे मान लो खेत में फसल उगी हुई है, भूमि की भौतिक दशाएं भी सही है, आपके खाद भी जमीन भूमि में दी गई है, चाहे जैविक खाद हो चाहे रासायनिक खाद हो,
मृदा की उर्वरता जो है वो भी पूरी बनी हुई है, लेकिन मौसम परिवर्तन हो गया है, ओले हो गए, बारिश ज्यादा हो गई या पाला पड़ गया, तो उस स्थिति में पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या पौधा नष्ट हो जाएगा, या फसल का उत्पादन कम होगा। तो मृदा की उर्वरता के साथ साथ भूमि की भौतिक दशाएं, जल और वायु का अनुपात और जीवाणु की क्रियाशीलता, ये क्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर हम आगे इसमें अध्ययन करें तो हम देखेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दो प्रकार के हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। हम सबसे पहले मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं उनके बारे में देखें। प्राकृतिक कारक कौन है? वे कारक जो मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, वो प्राकृतिक कारक है। मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मृदा में आवश्यक तत्व हैं कि नहीं है, अपसाधन ज्यादा तो नहीं हुआ है, अपक्षय ज्यादा तो नहीं हुआ है, ये सभी वो कारक हैं जो प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं या मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कारक का अध्ययन करेंगे। आप ये जो मृदा उर्वरता की जो परिभाषा है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे हम देखें अगर प्राकृतिक कारकों की बात करें, मृदा को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला जो कारक आएगा प्राकृतिक कारक में वो है पैतृक पदार्थ। कौन सा है? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब उस मृदा में मौजूद जो आवश्यक तत्व हैं, एक जो मृदा है उसका निर्माण किससे हुआ है? जैसे मिट्टी का निर्माण, जैसे हमने देखा आग्नेय चट्टानों व बालू पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। अध्ययन क्या है कि आग्नेय चट्टानों व बालू पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है और इस प्रकार की मृदा में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। इस स्थिति में वह ये जो मिट्टी होगी इसमें क्षार की मात्रा कम होगी, ये इसका पैतृक पदार्थ, और ये अपेक्षाकृत क्या होगी? कम उपजाऊ होगी। ऐसी मृदा जो आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर से बनी है, जैसे बलुई मिट्टी बनी है, इसमें क्षार की मात्रा कम है, अम्ल ज्यादा पाई जाती है, अम्लीयता ज्यादा पाई जाती है, और क्षार की मात्रा क्या पाई जाती है? कम। इस वजह से ये मृदा जो है अपने पैतृक गुण, कैसा पैतृक गुण? कि क्षार की मात्रा कम है, इस वजह से इस मृदा में कम उर्वरता पाई जाएगी। अगर हम आगे इस पैतृक पदार्थ में देखें तो हम ये पाएंगे कि कुछ मृदाएं जो है वो क्षारीय व अवसादी चट्टानों के अक्षय से निर्मित होती है, और इनमें ऐसी मृदा में क्षार की मात्रा, ऐसी मृदा में क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदा क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ऐसी मृदा जो होगी वो अपेक्षाकृत क्या होगी?
अधिक उपजाऊ या अधिक उपजाऊ होगी। ये था पैतृक पदार्थ। ये क्या था? पैतृक पदार्थ। अगर हम आगे अध्ययन करें प्राकृतिक कारक का जो अगला कारक है वो है स्थलाकृति। अगला प्राकृतिक कारक में क्या है? स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति स्थल जमीन, उसकी आकृति कैसी है? स्थलाकृति जमीन, उसकी आकृति कैसी है? उस स्थल की आकृति भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी और जो समतल भूभाग है, पहाड़ी ढाल वाले जो भाग हैं और जो समतल भाग हैं, इनकी जो मृदा उर्वरता की जो क्षमता है उसमें अंतर पाया जाएगा। समतल जो मैदानी भाग है उनकी मृदा उर्वरता क्षमता ज्यादा होगी, जबकि जो ढालू स्थान है, ढलान वाले जो भाग है, उनकी मृदा की उर्वरता क्षमता वो क्या होगी? कम। कारण क्या है? कारण बताता हूं कि ढालू वाले भागों की मृदा अपक्षालन एवं मिट्टी के अपक्षय के कारण पोषक तत्व समतल भागों में एकत्रित हो जाते हैं। समतल भागों में एकत्रित हो जाते हैं मतलब क्या हुआ कि ढालू वाले जो भाग है वहां की मृदा जो है वो अपक्षालन क्रिया के कारण, कौन सी क्रिया? ध्यान सुने, अपक्षालन। अपक्षालन का मतलब क्या हुआ कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं, तो वो पानी में घुलकर बारिश के दौरान पानी में घुलकर वो मृदा जो है वो बहती हुई आएगी और नीचे के जो समतल भाग है वहां पर आकर वो पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। मिट्टी का अपक्षय, मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का बहकर चला जाना, तो इन क्रियाओं के कारण ढालू वाले भागों की मृदा के जो पोषक तत्व जो उनमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो बहकर नीचे के समतल भागों में आ जाते हैं। अतः समतल भागों की मृदा उर्वरता क्षमता अधिक होगी। मृदा उर्वरता क्षमता अधिक होगी। ये स्थलाकृति के संबंध में है कि ढालू वाले भागों की मृदा अपक्षालन और मिट्टी के अपक्षय के कारण जो उसमें पाए गए जो पोषक तत्व है वो समतल भागों में क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। अतः समतल भाग जो नीचे के जो भाग हैं वो अपेक्षाकृत ऊपर वाले स्थानों की तुलना में अधिक क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। वहां की मृदा अधिक उर्वरता क्षमता वाली होती है। ये प्राकृतिक कारक का दूसरा कारक था। आगे हम अगर मृदा की उर्वरता क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें अगला कारक हम अध्ययन के लिए लेंगे मृदा आयु। मृदा आयु, मृदा की जो आयु है, मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरता जो है उसमें कमी आती जाती है। मृदा आयु बढ़ने के साथ साथ मृदा उर्वरता में कमी आती जाती है। जैसे एक होती है पुरानी मृदा और एक होती है नवीनतम मृदा। पुरानी मृदा वह मृदा है जिसे बार बार हम काम में लिए जा रहे हैं और नई मृदा का वहां पर निर्माण नहीं हो रहा है। और नवीनतम मृदा वो है जहां पर हर साल या प्रति 2 या 3 वर्ष बाद में वहां पर नवीन मृदा का निर्माण क्या होता जाता है। तो यहां पर क्या है कि पुरानी मृदा जो है इसके बार बार अपक्षय के कारण, बार बार फसल उगाने के कारण इसकी उर्वरता क्षमता कम होती है।
किसकी तुलना में कम होती है, जबकि नवीनतम मृदा में हर वर्ष नए पोषक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, जिस कारण नवीनतम मृदा अधिक उपजाऊ होती है। पुरानी मृदा जो होगी, पुरानी मृदाओं में अधिक अपक्षय के कारण, फसल बार बार फसल उगाने के कारण, अधिक मृदा क्षरण के कारण इसमें पाए गए जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी। इसलिए पुरानी मृदा जो है उसकी उर्वरता क्षमता या उसका उपजाऊपन क्या होता है, कम होता है। जबकि जो नवीनतम मृदा है उसमें हर वर्ष नए पोषक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, जिस कारण नवीनतम मृदा जो है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अब आयु से क्या संबंध है, क्योंकि हर बार नई मृदा वहां पर आके जमा हो जाती है, वो एक नई मृदा है, उसकी आयु कम है, उसका नयापन है उसमें ज्यादा। जबकि पुरानी मृदा जो एक जगह स्थिर है उसमें कुछ नए मृदा का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें जो पहले से पाए गए जो पोषक तत्व हैं उनका बार बार काम मिलने के कारण या मिट्टी के अपक्षय के कारण, चाहे हवा के द्वारा हो चाहे वायु के द्वारा ये अपक्षय होता हो, इस वजह से उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और उसकी उर्वरता क्षमता क्या होती है, कम होती है। पुरानी मृदा कम उपजाऊ होती है। आगे अगर मृदा को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक जो हैं उनमें अगला कारण है जलवायु। जलवायु भी मृदा की जो उपजाऊपन की क्षमता है उसे प्रभावित करती है। अगर अधिक वर्षा वाले जो स्थान है, कैसे स्थान, अधिक वर्षा वाले स्थानों में क्या होता है कि अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अक्षालन की क्रिया के कारण मृदा के घुलनशील पोषक तत्व है मृदा के निचले भागों में चले जाते हैं, जिस कारण मृदा की ऊपरी सतह कम उपजाऊ होती है। क्या मतलब हुआ, देखो हम अगर मारवाड़ी में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा, मानसून काल आएगा, मानसून हवाओं द्वारा बारिश होगी और लोग खेती करेंगे। तो खेती करने के दौरान जैसे बाजरे की बुआई हो रही है, तो जो बाजरे की बुआई जिस यंत्र जो हल से जो की जा रही है, वो हल जो ज़्यादा गहराई में नहीं चलाया जाता, वो हल जो है ज़्यादा गहराई में नहीं चलाया जाता, कम गहराई में चला जाता। क्यों? क्योंकि उस बाजरे के पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं है। तो अगर ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो बीज जो है वो जो पादप जो पौधा है उसे आवश्यक तत्व प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो पादप की वृद्धि नहीं होगी। कम गहराई में अगर बिजाई की जा रही है बाजरे के पौधे की, तो वो पौधा उचित आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करके अपनी वृद्धि करेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अपक्षालन की क्रिया के कारण मृदा के जो घुलनशील पोषक तत्व हैं, बारिश होगी, बारिश के कारण जो मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं जिनकी गुण है घुलनशीलता, वो पानी में घुल जाएंगे और वो क्या होते हैं, मृदा के निचले भागों में, निचले जो स्तर है पानी के साथ नीचे चले जाएंगे। बारिश अधिक होगी, अगर कम बारिश होती है तो मृदा क्या करती है, उस पानी को सोख लेती है, उसकी जो सोखने की क्षमता वो बनी रहती है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है
तो घुलनशील जो पोषक तत्व पानी में घुलकर मृदा के निचले भागों में चले जाते हैं और ऊपरी सतह क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। अगर जलवायु में ही हम आगे की बात करें तो जलवायु में हम आगे की बातों में क्या देखेंगे, हम जलवायु आगे की बातों में देखेंगे कि अगर तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है, ज्यादा, तो अधिक तापमान के कारण अधिक तापमान जो है वो कार्बनिक पदार्थों को अधिक विघटित करता है। मृदा में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, अधिक तापमान ऐसे कार्बनिक पदार्थों को अधिक शीघ्रता से विघटित करता है, सरलता से विघटित कर देता है, जिस वजह से मृदा की जो उर्वरता क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और मृदा कम उपजाऊ होती है। ये हमारे जलवायु के संबंध में था। अगर हम आगे की बात करें तो प्राकृतिक कारकों में हमारे अगला कारक है मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल गहराई में क्या होगा, दो प्रकार की मृदाएं हैं। उदाहरण के लिए गहरी मृदा व उथली मृदा। यहां पर देखें, गहरी मृदा में पौधे की जड़ें अधिक गहराई में फैल जाती है, अधिक गहराई में फैल जाएगी। गहरी मृदा जो है उसमें क्या होती है, पौधे की जड़ें जो आसानी से अधिक गहराई तक चली जाती है, अधिक गहराई तक फैल जाती है। अधिक गहराई में फैल जाने के कारण वे जड़ें आवश्यक पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करती है। आवश्यक पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण, आवश्यक पोषक अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, उचित मात्रा में प्राप्त होंगे, तब वो पौधा या पादप जो है वो क्या करेगा, अधिक वृद्धि करेगा और गहरी मृदा जो की वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। किसकी तुलना में, उथली। अब उथली मृदा में क्या होता है, उथली मृदा में क्या होता है, पानी की कमी पाई जाती है। पानी की कमी पाए जाने के कारण जड़ें जो है वो अपना विकास कम कर पाती है। जब जड़ें विकास कम करेगी तो पादप जो है उसे क्या होगा, कम आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे और पादप अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए गहरी मृदा जो है वो उथली मृदा की तुलना में क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अगर हम आगे अध्ययन करें तो हम पाएंगे मृदा अपरदन। अपरदन शब्द हम कई बार सुने हुए हैं। अपरदन जो शब्द है वो हम कई बार सुने हुए हैं। अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का क्या होना, कटाव। और वो कटाव जो है वो कई प्रकार से हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है। तो मृदा को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं उसमें अगला कारक है मृदा अपरदन। इस मृदा अपरदन में हम देखा, हम पढ़ेंगे कि मृदा के कटाव के कारण मिट्टी व पौधे के जो आवश्यक तत्व हैं मिट्टी व पौधे के आवश्यक तत्व हैं बहकर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप मृदा कम उपजाऊ होती है। परिणाम स्वरूप मृदा कम उपजाऊ होती है। अगर हम प्राकृतिक कारकों में, तो इसमें क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। मान लो तेज बारिश हो रही है, उस तेज बारिश के साथ मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी जो है वो बह कर जा रही है, तो मिट्टी के तो में मौजूद आवश्यक तत्व तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो पौधे के जो भी जो वो आवश्यक तत्व जो प्राप्त करा वो भी क्या होते हैं, साथ में बहकर चले जाते हैं, और उस स्थान की मिट्टी क्या हो जाती है, मृदा क्या हो जाती है, कम उपजाऊ होती है। आगे हम अगर अध्ययन करें प्राकृतिक कारकों का, तो आगे हमारे अन्य जो प्राकृतिक कारक है वो है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, एक मृदा जो है उसकी भौतिक दशा किस प्रकार से होनी चाहिए, भौतिक दशा किस प्रकार से होनी चाहिए। भौतिक दशा का यहाँ पर मतलब यह है कि उस मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जीवाणु की क्रियाशीलता कितनी हो रही है, जीवाणु की क्रियाशीलता कितनी है, उसमें जल और वायु का पर्याप्त रूप से संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मृदा की भौतिक दशाओं के अंतर्गत कुछ उदाहरण है। अगर हमने एक बार देखते हैं, देखो आप, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, एक पौधे की वृद्धि के लिए, एक पौधे की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक दशाओं का उचित मात्रा में पाया जाना या मृदा की भौतिक दशा का अच्छी प्रकार से पाया जाना आवश्यक है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, कुछ मृदा ऐसी होती है जिनमें रंध्रावकाश ज्यादा होते हैं, जिनमें रंध्रावकाश का मतलब मिट्टी के जो कण है वो उनके बीच में जगह ज्यादा हो, उनके बीच में जो जगह वो क्या हो, ज्यादा। अगर ज्यादा जगह होगी तो उस मृदा के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, पानी के साथ क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, और उस वजह से वहां की मृदा, ऊपरी की जो मृदा वो क्या होगी, कम उपजाऊ पाई जाएगी। इसके अलावा जो महीन कणों वाली जो मृदाएं हैं, जो महीन कणों वाली मृदाएं हैं उनमें रंध्रावकाश कम पाया जाता है। इस वजह से पानी में घुले जो आवश्यक तत्व हैं वो ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे, वो पादप की वृद्धि क्या होगी, उचित मात्रा में होगी, पर्याप्त रूप से होगी। ये था मृदा की भौतिक दशा के संबंध में। अगर हम इसे लाइनों के रूप में लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि पौधे की वृद्धि पर्याप्त रूप से हो सके। अब जैसे इसमें क्या कहा गया है, मृदा की जो भौतिक दशा है वह जीवाणुओं की क्रियाशीलता है, कार्बनिक पदार्थों की सड़न गति, जीवाणुओं की क्रियाशीलता व कार्बनिक पदार्थों की सड़न जो है
आपके जो जीवांश सॉरी कार्बनिक पदार्थ मतलब जीवांश जो है, जीवांश पदार्थों की सड़न बढ़ जाती है, वह ये भौतिक दशाओं में सड़न बढ़ जाती है, वह जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। आगे जैसे हम लिखें, जिन मृदाओं में रंध्रावकाश ज्यादा पाए जाते हैं, उन मृदाओं के पोषक तत्व पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं। अतः ऐसी मृदा कम उपजाऊ होती है। अतः ऐसी मृदा कम उपजाऊ होती है। ये था, इसमें क्या है, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि पौधे की वृद्धि जो है वो पर्याप्त रूप से हो सके। कैसे होगी कि उस मृदा में अगर जीवाणु की क्रियाशीलता सक्रिय है, जीवांश पदार्थों की सड़न अगर उसमें बढ़ी हुई हो और जल धारण की क्षमता अगर उसकी ज्यादा है, तो ऐसी मृदा क्या होगी, भौतिक दशा ऐसी मृदा की जो भौतिक दशा है वो पौधों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। अगर जिन मृदाओं में रंध्रावकाश ज्यादा पाए जाते हैं, मिट्टी के जो कण उसके बीच में जो जगह जाती है, तो उन मृदाओं के जो पोषक तत्व पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं और ऐसी मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। अगर हम अगले कारक की बात करें प्राकृतिक में, तो है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, विभिन्न विभिन्न जो मृदाएं हैं, अलग अलग मृदाएं, चाहे काली मृदा हो, चाहे बलुई मृदा हो, चाहे दोमट मृदा हो, चाहे लाल दोमट मृदा हो, या कछारी मिट्टी हो, या आपके गहरी मृदा हो या उतली मृदा हो, हर जो मृदाएं हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग है। कुछ मृदाएं ऐसी होगी जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, कुछ मृदाएं ऐसी होगी जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी या फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगी, किन्हीं में लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और अन्य तत्वों की कमी पाई जाती है। तो जिन मृदाओं में कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो कुछ मृदाओं में फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो कुछ मृदाओं में फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कुछ मृदाओं में किसी एक विशेष तत्व की अधिकता पाई जाती है, कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिसमें एक विशेष तत्व अधिक पाया जाता है। जैसे एक मृदा उसमें मान लो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, ये एक ही तत्व विशेष रूप से पाया जाता है, अन्य तत्वों की कमी होती है। तो ऐसी मृदा जो है उस एक तत्व के कारण तो उपजाऊ है, लेकिन अन्य तत्व उसे अगर उस मृदा में अगर हम फसल उत्पादन करें या कोई पादप लगाया तो उसमें वो प्राप्त नहीं होंगे, अन्य जो पोषक तत्व हैं। इसमें हम आगे हम देखते हैं कि जिन मृदाओं में अंतर्निहित जो पोषक तत्व हैं, जिन मृदाओं में जो पोषक तत्व उसमें शामिल है वो अगर अधिक मात्रा में है तो ऐसी मृदा जो होगी अधिक उपजाऊ होगी। आज हमने
मृदा उर्वरता को प्रभावित करने प्राकृतिक कारकों का अध्ययन किया है। आज की चर्चा में इतनी करेंगे। आगे की कक्षाओं के लिए आप बीआरएम स्कूल के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। धन्यवाद।